अभी हम लोग 4th चैप्टर देखते हैं इकोनॉमिक्स का, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स। यहाँ पे ऐसे हम लोग मैक्रो लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले सब माइक्रो था, यहाँ पे हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोगों को समझने का है कि बिजनेस साइकिल्स होता क्या है। यहाँ पे इन्होंने ना एक ही बिजनेस साइकिल अज्यूम किया है पूरे इंडिया का मैक्रो लेवल पे। इन रियलिटी इंडस्ट्रीज़ का भी बिजनेस साइकिल होता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आईटी का एक अलग इंडस्ट्री साइकिल चल रहा रहेगा एंड हमारा खुद का यहाँ पे ऑटो का अलग चलता रहेगा। ऑटो मतलब क्या, Hyundai हो गया, मारुति हो गया, सबका, क्योंकि दोनों अलग मार्केट्स को कैटर करता है, अलग सेगमेंट है, राइट। अभी एग्जाम्पल लेना तो कोविड का एग्जाम्पल ले लो। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, ऑटो स्टॉक्स जो भी थे वो राइटफुली सब नीचे गिरे, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं ना। लोगों का जॉब्स का प्रॉब्लम हो गया, लोगों को घर पे रहना पड़ा, तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। जैसी रिकवरी हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके ऑटो सेल्स चालू हुआ, राइट। बट आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज तो बढ़ता गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, काम तो करना था, तो जो भी आईटी प्रोडक्ट्स में थे कंपनीज वो रैली कर रहे थे। समझ में आ रहा है। तो इंडस्ट्री साइकिल सब चीज़ों का अलग रहता है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे हम लोग मैक्रो लेवल पे एक सिंपल एक ही देखेंगे, इंडस्ट्री साइकिल। एंड इंडस्ट्री साइकिल कैसे होता है, लगभग ऐसे होता है। अभी ज़रूरी है क्या ये 3 इयर्स का है तो ये भी 3 इयर्स का होगा? नहीं, हो सकता है ये 3 इयर्स का है, ये 5 इयर्स का है, एक से 1 ईयर का है। अगर आप कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे, देखो मैं स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दूंगा, लास्ट 1.5 इयर्स में आपने दोनों भी देख लिया। स्टॉक मार्केट को क्रैश होते हुए भी देखा, लिटरली आंखों के क्रैश होते हुए देखा 30-35% सीधा, एंड फिर बुल रन जो बोलते हैं हम लोग, लिटरली बुल रन ही तो है, 8 गुना 6 गुना कंपनीज बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अंडरलाइंग अर्निंग्स नहीं है कंपनी का बहुत सारे, फिर भी बढ़ रहे हैं। बट बहुत सारे कंपनीज का अंडरलाइंग अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है। तो दोनों भी आपने देखा, मतलब बेसिकली गिरते हुए भी देखा मार्केट को एंड ऊपर जाते हुए भी देखा। यहाँ पे हम लोग है ना सॉर्ट ऑफ ऐसे समझो, लॉन्ग टर्म में आपका जीडीपी बढ़ते रहना चाहिए, बराबर। पोटेंशियल जीडीपी लॉन्ग टर्म में आपका जो जीडीपी है बढ़ते रहना चाहिए। बट बीच में क्या होता है, ओवरहीट हो जाता है इकोनॉमी। सिंपल ऑटो का एग्जाम्पल लो। अभी ऐसे समझो कि लोगों का सैलरी बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, अच्छे अच्छे गाड़ी लेने को जाएंगे, मतलब कार लेंगे ना सबसे पहले। अभी वो महंगा हो या नॉर्मल गाड़ी हो, कार्स का सेल्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, 1-2 साल सेल्स बढ़ेगा, जिसके वजह से लोगों को क्या लगेगा, जो ऑटो इंडस्ट्री में काम करते हैं, यार एक्सपेंशन तो परसिस्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग प्लांट्स डालते। ये अगर एक कंपनी को लगेगा बाकी कंपनीज को भी लगेगा, बराबर है। सब लोग ने प्लांट्स डाल दिया तो जितना डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तभी वो पीक, जहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जीडीपी बहुत ऊपर है। अब जीडीपी के जगह पे आप एक कंपनी का सोचो या एक इंडस्ट्री का सोचो, क्या हो जाएगा, अचानक डिमांड ज़्यादा है बोलेंगे तो वो लोग ज़्यादा कर लेंगे, प्लांट ज़्यादा डालेंगे, लेकिन उसके वजह से क्या हो जाएगा, फिर गिरना भी तो चालू होगा। तो हमेशा आइडियली एक बिजनेस साइकिल में सब कुछ होगा, एक पीक में रहेगा, पीक के बाद क्या होगा, नीचे कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, फिर ट्रफ होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर नीचे आएगा। कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, देखो थोड़े इंडस्ट्रीज़ है फॉर एग्जांपल आईटी जैसा, जो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आए, कॉन्ट्रैक्शन में आए ही आए। वैसे आईटी का भी एक बार हुआ था, आईटी बूम के बाद नीचे गिरा था 2002 में, समझ में आ रहा है। बट ये सब ज़रूरी नहीं है कि ये 3 इयर्स ही रहेगा या 1 ईयर ही रहेगा, इतना आपको समझना है। अभी हम लोग के लिए कैसा करना है ना, बहुत सिंपल है। हम लोगों को क्या फोकस करना है, एक ही बिजनेस साइकिल फोकस करना है। एक्सपेंशन में हम लोग को 2 चीज़ें देखनी है, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। सिंपल, समझ में आ रहा है, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी कौन सा, रियल जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, एक साल में पूरे इंडिया ने कितना सर्विसेज एंड गुड्स बनाया और बेचा। ज़रूरी है क्या सिर्फ बेचा ही आया, नहीं, इन्वेंट्रीज भी जीडीपी में आता है। मतलब सपोज आपने 100 यूनिट्स बनाया और बेचा सिर्फ 60, जीडीपी में पूरा 100 कैलकुलेट होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, सेल्स प्लस इन्वेंट्री दोनों आएगा जीडीपी में। सिंपल। तो अगर ऐसे समझो हम लोग एक्सपेंशन के फेज पे है, एक्सपेंशन के फेज पे है तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा कि कम होगा। ऐसे समझो ना, वही एग्जांपल लेते, मारुति ने ना एक्स्ट्रा 2 प्लांट्स डाल दिए, ठीक है। उसके बाद उसको समझा शिट यार अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो गिर गया है। ऐसे समझो, एक कंपनी है जो कार्स बेचता है, उसने स्टार्टिंग में 5 कैपेसिटी डाले, कैपेसिटी मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले, एंड 90% के कैपेसिटी पर वो यूज़ हो रहा है। 90% कैपेसिटी मतलब क्या, अगर वो 100 कार्स बना सकता था वो 90 कार्स बना रहा है, एंड उसका ये डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वो क्या करेगा, एडिशनल प्लांट्स डालेगा, बराबर। वो उसने क्या किया, 7 प्लांट्स डाला, फिर 8 प्लांट्स डाला, फिर क्या होने लग गया,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरने लग गया, हो सकता है ना एक बार एक डिमांड एक लेवल तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा आपने प्रोड्यूस कर दिया, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस गया, डिमांड नीचे, तो क्या हो जाएगा 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाला है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90 से क्या हो जाएगा 70% आने का चांस है। ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट यही तो है हमारा पीक, यही तो है हमारा नीचे जाने का कॉन्ट्रैक्शन। फिर जब 90% से 70% पे होता है, फिर वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लेबरर्स है उन लोगों को पहले बोलेंगे 10 घंटा काम करना है ना, या सपोज पहले बोलेंगे 12 घंटा काम करना है, फिर वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं अभी 12 घंटा मत करो, 8 ही घंटा काम करो, क्योंकि हम लोग का वैसे भी कैपेसिटी गिर गया है। पहले ही वो लोग ले ऑफ नहीं करेंगे, कभी भी याद रखना, लेबरर्स को सबसे पहले ले ऑफ नहीं करते, पहले वो लोग क्या करेंगे, आउटपुट थोड़ा कम कराएंगे, आउटपुट पर आर जो है वो कम होगा, उसके बाद ले ऑफ चालू होगा। समझ में आ रहा है? सब ले ऑफ हो गया, सब प्रॉब्लम हो गया, फिर वापस ट्रफ पे आ गए नीचे, फिर वापस बढ़ेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो जब एक्सपेंशन होता है तो वापस एम्प्लॉयमेंट चालू होगा, एम्प्लॉयमेंट चालू होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंशन करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो बिजनेसेस क्या करेगा, बोरो करेगा, बोरो करेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट डालेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट चलाने के लिए लेबरर्स चाहिए, उन लोगों को पैसा देगा, कंपनी को तो सस्ते में पैसा मिल रहा है ना, चीप मनी मिल रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड कंज्यूमर का भी तो स्पेंडिंग बढ़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहा है, हर एक कंपनी लोन लेगा, फिर हर एक जगह पे जो सैलरीज है वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। या तो ऐसा भी सोच सकते हो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। गवर्नमेंट क्या करता है, जब ट्रफ से निकलना है तो गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेंड करता है ना, फिस्कल स्पेंडिंग होता है कि नहीं, डेफिसिट स्पेंडिंग जो बोलते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सब बिजनेसेस बढ़ेगा, ग्रो होगा एंड इन्वेस्ट, बिजनेसेस भी क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, बोरो करेगा और वो इन्वेस्ट करेगा, किस में इन्वेस्ट करेगा, पीपीएनडी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा एक्सपेंशन के टाइम पे मेरा इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, जब पीक में रहेगा। चलो अभी ऐसे थोड़ा समझते हैं, जब हम लोग पीक में रहेंगे यहाँ पे, तब क्या फिनोमिनन रहेगा, पीक में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा रहेगा कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा रहेगा, तो क्या करता है गवर्नमेंट, इंटरवीन करता है। यहाँ पे पीक में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो वो कम करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बिजनेसेस बोरो करेंगे, क्या बोरो नहीं करेंगे, बोरो नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा, ऑब्वियसली ना, आउटपुट कम होगा कि नहीं, अगर बोरो नहीं करेंगे तो ज़्यादा बनेगा नहीं, ज़्यादा बनेगा नहीं तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जीडीपी कम होगा, तो जीडीपी नीचे आएगा। फिर एक टाइम आता है कि वो पोटेंशियल जीडीपी के नीचे जाएगा एंड उसके वजह से क्या होगा, मेरा इन्फ्लेशन भी नीचे रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करने के लिए क्या करेगा, या तो फिस्कल स्पेंडिंग करेगा या तो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा तो वो वापस ऊपर जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। तो सबसे कम इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा, ट्रफ पे रहेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, पीक पे रहेगा। समझ में आया? उसके बाद ये एक पॉइंट समझना है, 2 consecutive quarters of negative real GDP growth is called as recession. नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे भी आने वाला है आपको। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर पॉजिटिव है, बढ़ते जा रहा है तो अच्छी बात है, बट अभी ऐसे सोचो हम लोग पीक में, ठीक है, पीक में हमारा जीडीपी ज़्यादा रहेगा एंड इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ जीडीपी देख के कुछ समझेगा क्या? हम लोग को लगा अरे जीडीपी तो बढ़ रहा है, सही बात है, उसके साथ इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग ये रेशियो भी देख सकते हैं, इन्वेंट्री अपॉन सेल्स रेशियो। एक बात बताओ, पीक में क्या होगा? पीक में ऑलरेडी ओवरहीट हो चुका है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ गया है, सेल्स बढ़ेगा क्या उससे ज़्यादा? पीक में हम लोग है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा सेल्स होगा क्या? तो मेरा सेल्स गिरेगा, और सेल्स गिरेगा तो लेकिन कंपनी ने तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वुड बी हायर एंड वो बिका नहीं है, तो मेरा इन्वेंट्री वुड बी हायर, सेल्स वुड बी लेस, रेशियो वुड बी हायर। तो पीक में क्या होगा, मेरा ये रेशियो ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये मैं रेशियो नहीं देखूँ और सिर्फ जीडीपी देखूँ तो जीडीपी तो ज़्यादा दिखेगा ना, क्योंकि याद रखो जीडीपी में इन्वेंट्रीज भी तो काउंट होता है। आपने बेचा नहीं बेचा डजेंट मैटर, आपने प्रोड्यूस किया ना, वो जीडीपी में आ जाता है। तो सिर्फ आप जीडीपी देखोगे तो कुछ समझेगा क्या? नहीं, जीडीपी के साथ साथ क्या देखना पड़ेगा? इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा, ये रेशियो देखना पड़ेगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है वो देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ मैटर करता है। समझ में आया? तो कभी भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं लेते,
अगेन टेक्निकल एनालिसिस भी जो करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो लोग भी एक मैक्रो ट्रेंड तो देखते ही रहेंगे। जो सबसे प्रो रहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो लोग एक कैंडल स्टिक वो सब तो ठीक है, बट वो लोग एक इकोनॉमी एज अ होल भी कहाँ पे जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड का है वो भी देख के वो लोग डायरेक्शन पे भी बेटिंग करते हैं। समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट समझा? ट्रफ है तो क्या होगा? ट्रफ में क्या होगा? ऑलरेडी सेल्स कम है, उसके बाद क्या होने वाला है? ट्रफ में सेल्स धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। सेल्स मेरा जल्दी इंक्रीज होगा ना, मेरा सेल्स जल्दी इंक्रीज होगा और इन्वेंट्री जल्दी डिप्लीट होगा, तो बेसिकली सेल्स ग्रोथ मेरा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू इन्वेंट्री ग्रोथ, तो मैं इन्वेंट्री जल्दी 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 वापस बनाने का ट्राई करूंगा। तो जब ट्रफ रहेगा तभी मेरा सेल्स ज़्यादा और इन्वेंट्री कम, तो मेरा रेशियो कम। 100% क्लियर है। उसके बाद ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है? जब एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा? सपोज ऐसे समझो हम लोग ट्रफ से जस्ट निकले, एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? सबसे पहले वो लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं करेंगे ज़्यादा, जैसे ही ट्रफ से निकलते हैं ऐसे नहीं कि ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। सबसे पहले वो लोग क्या बोलेंगे? 8 आवर्स की जगह 12 आवर्स काम देंगे। पहले अगर लेबरर 6 आवर्स 8 आवर्स काम कर रहे थे, उनको ओवर टाइम करवाएंगे एंड उसका ऑब्वियसली पैसा देंगे ताकि आउटपुट पर आवर बढ़े एंड उन लोग का वेजेस बढ़ाएंगे। एंड देखेंगे कि भाई ये एक्सपेंशन परसिस्ट होने वाला है कि शॉर्ट टर्म है। समझ में आ रहा है? उन लोग को भी श्योरिटी होना चाहिए ना, नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स एक्सपेंशन रहेगा, तो इट मेक सेंस ना कि एम्प्लॉयज़ को हायर करे। नहीं तो एम्प्लॉय को हायर कर दिया फिर वापस प्रॉब्लम आ गया तो वापस ले ऑफ करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ का मोरल रहेगा क्या, लॉयल्टी रहेगा क्या वो कंपनी के टूवर्ड्स? TCS ने हायर कर दिया, फिर बाद में समझा काम ही नहीं है, फिर ले ऑफ कर दिया, रेप्यूटेशन का दर्जा उड़ गया, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले वो लोग ये देखेंगे। यही अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे, उसके बाद ही इफ एक्सपेंशन परसिस्ट तो ही वो लोग एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे और PP&E पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालेंगे। समझ में आया क्या ये पॉइंट? ये डिफरेंस समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन सबसे पहले हायर करेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले ये आउटपुट करेंगे। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो सबसे पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे। कभी भी कोई भी, अभी फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वीक मोल्टेक पैकेजिंग करके डाला था, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो, उसमें मैंने क्या बोला था? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बात हो रहा था। 70% है, 80% है, वो अगर बढ़ रहा है, वो अगर मेरा ऑप्टिमम लेवल पे है एंड वो एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है, मेरे पास ऑर्डर्स है बहुत सारा, तो ही मैं प्लांट डालूंगा ना। 40% कैपेसिटी पे है तो कुछ मतलब है क्या? नहीं मतलब है। समझा? तो सबसे पहले ये इंक्रीज करूंगा और उसके बाद इस पे जाऊंगा। क्लियर? कुछ डाउट है निमिषा? ठीक है। उसके बाद हाउसिंग सेक्टर एक्टिविटी पे आते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल पॉइंटर्स है। मैं को एक बात बताओ, हाउसिंग सेक्टर कब बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बढ़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट, हाउसिंग लोन कम किया तो बहुत सारे लोग घर खरीदेंगे। अगेन ये है ना US के पर्सपेक्टिव से समझो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से ना बहुत सारी चीज़ें फ्लॉड है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी कंट्री का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे ना, डिविडेंड नहीं बोलेंगे, रेंटल यील्ड, तो अराउंड कितना आता है मालूम है? डेवलप कंट्री का आराम से 5 to 6% का यील्ड है। मतलब आप 1 करोड़ का घर लेते हो तो आपको कम से कम 5 लाख से 6 लाख रेंटल मिलना चाहिए। हमारे इधर कितना पता है क्या? 2 से लेके 2.5 लाख के बीच में, यानी कि रेंटल यील्ड कितना बना? 2 to 2.5%, जबकि हर एक डेवलप कंट्री का इतना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब भी हम लोग को समझने का है। इकोनॉमिक्स आपको ये सब नहीं पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको एक बेसिस देगा। समझ में आ रहा है? बट इंडिया में अलग चीज़ें चलती है तो वो भी आपको समझना है। बट हैविंग सेड दैट, एग्जाम में अपने को ऐसे ही समझना है। एंड ये तो काफ़ी सिंपल है एंड लॉजिकल है। मॉर्गेज रेट, इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ तो बाइंग ज़्यादा। सेकेंड, इनकम अगर ज़्यादा हमारा कंपेयर टू हाउसिंग कॉस्ट तो भी बढ़ेगा, लोग ज़्यादा खरीदना प्रेफर करेंगे। आपका पर्सनल इनकम बढ़ता है तो आप घर लेना प्रेफर करोगे ना। हाउसिंग का कॉस्ट कम, 2008 सोचो, 2008 में क्रैश हुआ मार्केट हाउसिंग US में, उसके बाद जिसके पास पैसा था उसने घर खरीदा। इंडिया में 2003 में हुआ था, 2003-2 में कुछ तो हुआ था, 3 या 4, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं है, ईयर नहीं पता। इंडिया में प्राइजेस गिर गए थे, एटलीस्ट मुंबई का मुझे पता है, प्राइजेस गिर गए थे। घर लिटरली 20 लाख में भी आ रहा था, 20 या 15 लाख में। समझ में आ रहा है? जो आज 1 करोड़ का है, तभी 30 लाख का कुछ था, गिरा वो 15 लाख 20 लाख में आ रहा था। तो लोगों ने, जिसने खरीदा 2-2 घर खरीद लिए। समझ में आ रहा है?
वैसे सोचो। थर्ड वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गेन्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गेन्स अगेन 2008 का एग्जाम्पल, जब क्रैश होने के पहले 2006 का एग्जाम्पल लो, यूएस में, यूएस मार्केट में। बिग शॉट देखा है मूवी? फिक्स्ड इनकम के टाइम पे बोला था ना बिग शॉट देखने के लिए, तो उसमें क्या बताया था, 2006 से 7 से मार्केट पूरा बूम कर रहा था, रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर 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 जा रहा था, बराबर है ना, किसी को भी घर मिल रहा था। एंड लोगों ने क्यों खरीदना चालू किया? सब लोग को लग रहा था यार रियल एस्टेट तो अप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी है, डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने लिटरली डाउन पेमेंट एज लो एज 5 लाख डाल के 1 करोड़ का घर ले रहे थे। वो 1 करोड़ फिर बाद में जल्दी जल्दी 1.1 करोड़ 1.2 करोड़ हो रहा था। तो उनको लग रहा था यार लॉटरी है। एंड लोगों को क्या लग रहा था, बैंकर्स को, कि ये नीचे कभी आएगा ही नहीं। तो डिफॉल्ट भी किया, तो हमको तो महंगा प्रॉपर्टी वापस मिलेगा। हमने लोन दिया था 95 लाख का, आज उसका वर्थ है 1.2 करोड़, बराबर है ना। तो यहाँ पे तो डिफॉल्ट हुआ था। लॉन्ग शॉट ऑन CDS, द बिग शॉट, जो मूवी मैंने बोला था आपको देखने के लिए, उसमें वही था। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कुछ डाउट है? पक्का? तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गेन्स वाला पार्ट है। मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि सब लोग को अगर लग रहा है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बढ़ने वाला है तो सब लोग खरीदने जाते हैं। जैसा स्टॉक मार्केट में स्पेक्यूलेटर्स, ये बहुत गंदा चीज है करना। ये स्पेक्यूलेटर्स का काम है। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गेन्स। अपने इंडिया में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का ट्रांसपेरेंसी है क्या? नहीं है। अभी तो रेरा आया है, फिर बाद में रीट आया है। अभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो रहा है। तो पहले लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं था, हवे में बात चल रहा था, अरे इधर एयरपोर्ट आएगा ले लो। क्या पता है आने वाला है नहीं आने वाला है, पता है क्या? सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी होता है। लोग बोल रहे हैं, अभी कोई भी एग्जांपल, अडानी ग्रीन लेना है, बढ़ने ही वाला है। आज के तारीख में कितना पी पे, 600 के पी पे ट्रेड कर रहा है कुछ। आप समझ रहे हो ना, लॉजिकल भी होना चाहिए, प्राइसिंग का भी कुछ होना चाहिए कि नहीं, अंडरलाइंग अर्निंग्स का कुछ फंडामेंटल्स होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ मैटर करते हैं। तो ये स्पेक्यूलेशंस पे, बट उसके वजह से भी लोग खरीदते कि नहीं खरीदते। हम लोगों को ऐसा समझना है। फोर्थ रीजन क्या है? प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन 25 to 40 ईयर सेगमेंट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली, बराबर है ना, वर्किंग पॉपुलेशन का जो क्रक्स है 25 to 40, एंड वो टाइम पे फैमिली फॉर्म होता है। लोग क्या करते हैं, 6 लोगों का फैमिली था, निकल के 3 लोगों के फैमिली में आ गए, फैमिली फॉर्मेशन होता है, बराबर है कि नहीं। उससे भी क्या होता है, रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेगा, सब लोग अगर खरीदेंगे, एंड हाउसिंग सेक्टर एज अ होल बढ़ेगा। क्लियर है ये पूरा? उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले ना ऐसे समझते हैं, इम्पोर्ट्स कब बढ़ेगा हमारा? अगर अभी ऐसे समझो, मैं इंडिया हूँ, ठीक है, सामने बाकी कंट्रीज है, मेरे कंट्री का इम्पोर्ट्स कब बढ़ेगा? इम्पोर्ट्स मतलब मेरे को मंगाना है, कब बढ़ेगा? जब मेरा खुद का कंट्री अच्छा कर रहा है, हमारे पास पैसा है, तो ही तो मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा ना। मैक्रो लेवल पे सोचो, इंडिविजुअल के लेवल पे मत सोचो इंपोर्ट, मैक्रो लेवल पे सोचो। इंडिया कब इंपोर्ट करेगा? जब खुद के पास पैसे रहेंगे तो करेगा। तो इंडिया का डोमेस्टिक इंपोर्ट्स कब बढ़ेगा? जब डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ है तो। लाइकवाइज एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेगा? मैं कब एक्सपोर्ट करूंगा? जब सामने वाले कंट्रीज खरीद पाएंगे मुझसे तो ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। तो एक्सपोर्ट्स किससे ज्यादा रिलेटेड है? मेरे कंट्री का जीडीपी से ज्यादा रिलेटेड है कि सामने वाले कंट्रीज से ज्यादा रिलेटेड है जीडीपी? देखो, मेरा खुद का कंट्री का तो चाहिए ही चाहिए, बट एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेगा? जब सामने वाले कंट्रीज के पास पैसा रहेगा मेरा गुड्स खरीदने को, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे ना एम्फेसिस किस पे ज्यादा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स तभी बढ़ेगा सिर्फ अगर ये रहा, तो मेरा खुद का कंट्री का तो होना ही चाहिए, बट प्रायोरिटी किसको मिलता है? एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेगा तो उसका मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन क्या है कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, तो ही लोग मेरे से खरीदेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा खुद का प्रोडक्ट्स, देखो ये सब गिवन है। क्या होता है ना इकोनॉमिक्स में, जब भी ये ऐसा सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ, इट इज अज्यूमिंग कि बाकी थिंग्स आर बीइंग कांस्टेंट। मतलब इट इज गिवन कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा प्राइसिंग में, तो ही। समझ में आ रहा है ना आपको? बट किसको फिर प्रायोरिटी मिलेगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मेन रीजन क्या होना चाहिए? ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद एक और दिया है, मेरे कंट्री का अगर डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होगा तो क्या होगा? अगर मेरे डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होता है तो क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा कि एक्सपोर्ट्स गिरेगा? या तो इंपोर्ट सोचो, कोई भी सोचो, एक्सपोर्ट्स गिरेगा कि बढ़ेगा, एंड क्यों? चलो, जो हम लोग का टेक्स्ट बुक है वो क्या बोलता है वो पहले समझो। डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज, डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज मतलब क्या? एक यूएसडी पे अभी 70 है, ठीक है, मेरा डोमेस्टिक करेंसी INR है,
अभी क्या हो रहा है 1 USD सपोज अगर मेरे को डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज कराना है तो वो हो जाता है सपोज 50, समझा। तो अब USD डेप्रीशिएट हुआ ना, मतलब INR अप्रिशिएट हुआ, तो इस केस में मेरा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा कि एक्सपोर्ट्स गिरेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, एक्सपोर्ट्स कितना पे हो रहा था, मतलब मैं कुछ अगर एक्सपोर्ट कर रहा था मुझे कितना मिल रहा था, 1 USD से 70 रुपीज़। तो अगर एक प्रोडक्ट मैं सपोज बोल रहा हूँ 70 रुपीज़ में बेचना है मेरे को, तो वो बंदे को कितना देना पड़ रहा था, मुझे $1 देना पड़ रहा था, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अभी क्योंकि मेरा करेंसी अप्रिशिएट हो गया, मेरा कॉस्टिंग तो 70 रुपीज़ ही रहने वाला है ना, मैं उसको बोलूँगा भाई मेरे को 70 रुपीज़ चाहिए, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1 USD से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 1 USD 50 है, मैं कितना मांग रहा हूँ उससे 70, तो उसको मुझे 1 पॉइंट समथिंग USD देना पड़ेगा। तो आइडियली हम लोग क्या बोलते हैं, जब हमारा कंट्री का जो वैल्यू है, करेंसी वैल्यू है, अगर वो अप्रिशिएट हुआ तो एक्सपोर्ट्स मेरा गिरेगा। सिंपल, समझ में आया, कुछ डाउट है? ये हमारा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देखो इकोनॉमिक्स का, यही रहेगा। सिंपल है ना, लॉजिकली आप सोचोगे कि मेरा करेंसी क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सामने वाले का वाट लग रहा है। मैं किसी को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 70 रुपीज़ का मेरे को चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा, मुझे 1 USD देगा एंड वो 1 USD में कन्वर्ट करके मुझे 70 मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, मेरा जो INR है वो अप्रिशिएट हो रहा है, INR अप्रिशिएट हो रहा है मतलब USD डेप्रीशिएट हो रहा है, तो अभी मैं उसको बोलूँगा मेरे को 70 रुपीज़, वो तो मेरे को चाहिए ना, मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू है 70 रुपीज़, तो वो अब क्या करेगा, वो मेरे को $1 देगा तो चलेगा क्या, वो मेरे को $1 देगा तो मेरे को सिर्फ 50 मिलेगा, तो उसको 1 पॉइंट समथिंग डॉलर मेरे को देना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, जब ऐसा सिनेरियो है तो क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी अगर अप्रिशिएट हुआ तो एक्सपोर्ट्स मेरा गिरेगा। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट नेसेसरी इन रियल लाइफ। आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक देखो डेटा, चाइना का अगर आप डेटा देखोगे 2000 से लेके 2006 तक का डेटा या 2008 तक का डेटा अगर आप देखोगे, सिर्फ क्या देखना है, पहले चाइना टू मतलब युआन टू USD, ठीक है, कितना हो रहा है, आप देखोगे कि युआन है ना अप्रिशिएट हुआ है। अगर युआन अप्रिशिएट हुआ है यानी कि एक्सपोर्ट्स क्या होना चाहिए था, लॉजिकली गिरना चाहिए था, बट अगर आप देखोगे ना एक्सपोर्ट्स उसका इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली रियल, जब हम लोग रियल एक्चुअल में देखते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ करेंसी पे एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट नहीं रहता। इन रियलिटी किस पे रहता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है ना, बाकी जगहों से सस्ता फिर भी चाइना बना रहा है, समझा, प्रोडक्ट क्वालिटी भी में भी अच्छा है, तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट उसका फिर भी बढ़ रहा है इवन दो युआन अप्रिशिएट हुआ। समझ में आया? तो रियलिटी ये है, ये आपको समझना है, एग्जाम के लिए नहीं समझना है, एग्जाम के लिए यही सिंपल है। क्लियर? 100%। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करिकुलम का क्वेश्चन है ब्लू बॉक्स के 1 से लेके 6, उस पर आ जाओ, पेज नंबर 201, करिकुलम का एग्जाम्पल 1, ठीक है। व्हेन डू रिसेशंस बिगिन एंड एंड, उसमें एक्चुअली सेकंड पॉइंट में दिया है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, वो मार्क कर लो, 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव रियल जीडीपी ग्रोथ, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इकोनॉमी इज इन रिसेशन? रियल जीडीपी हैज 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, डिक्लाइनिंग ग्रोथ नहीं, या नेगेटिव ग्रोथ रिसेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्लाइनिंग ग्रोथ आएगा। समझ में आ रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ना तो ऐसे आएगा, रियल जीडीपी हैज 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ, ठीक है, रिसेशन मतलब नेगेटिव ग्रोथ। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन फोरकास्टिंग अर्निंग्स ग्रोथ फॉर अ कंपनी एक्टिव इन अ कंट्री वेयर नो ऑफिशियल बिजनेस साइकिल डेटिंग कमिटी एग्जिस्ट, द वेरिएबल्स यू आर मोस्ट लाइकली टू कंसिडर टू आइडेंटिफाई पीक्स एंड ट्रफ्स। मैंने क्या बोला था, पीक्स एंड ट्रफ्स आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी चलेगा क्या? नहीं, और भी मैट्रिक्स है तो बेटर इट इज़। तो क्या क्या लगेगा हम लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी तो चाहिए ही चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे भी नहीं है, समझ में आ रहा है। बट एक बार देखते हैं ना थर्ड ऑप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी तो चाहिए, यहाँ पे मैंने बोला था इन्फ्लेशन चाहिए, फिर इन्वेंट्री अपॉन सेल्स रेशियो चाहिए, वो भी चाहिए, एंड कौन सा यहाँ पे
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब ही ये हो गया ना, इन्वेंट्री सेल्स। समझ में आया क्या? डन। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, कैपिटल स्पेंडिंग। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, कैपिटल स्पेंडिंग। उसमें हम लोग को 2 क्वेश्चंस है। कुछ डाउट रहेगा ना पूछ लो, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊँगा ये क्वेश्चंस पे, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। द मोस्ट लाइकली रीजन दैट यूएस एनालिस्ट ऑफन फॉलो न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल गुड्स एक्सक्लूडिंग डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट। डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट कब यूज़ होता है? डिफेंस ऐसा है क्या कि हर 3 महीने में हम लोग खरीदते, बाकी हर एक इंडस्ट्री में ना, फॉर एग्जांपल हर 1 साल है ना केपेक्स होता है, ठीक है? कोई भी आप इंडस्ट्री इंडिया में ले लो, आपको पेंट बनाने का है, आपको डब्बे बनाने का है, आपको चप्पल बनाने का है, कुछ भी करना है आपको लगने ही वाला है। फेविकॉल बनाने का है, सबके लिए आपको एक एवरी ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज करता है। कैपिटल कमिटमेंट्स बोलते हैं हम लोग। बट अब डिफेंस के लिए ऐसा ज़रूरी है क्या कि एवरी ईयर करेंगे? वो लोग 6 महीने में भी करेंगे, कभी 2 साल में भी करेंगे, बराबर है ना? क्योंकि हर साल वॉर होता है क्या? नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो उसका आंसर क्या होगा? आर्म्ड फोर्सेस एंड एयरलाइंस टेंड टू प्लेस इनफ्रीक्वेंट एंड लार्ज ऑर्डर्स। सिंपल। देखो कभी भी है ना इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है। मैं अब कितना भी यहाँ पे सिखाऊँ, क्वेश्चंस आपको खुद से दिमाग लगा के ही करना है। यहाँ पे मैं सिखाने के बाद तुरंत जब यहाँ पे कराऊंगा ना, मैं जब लॉजिकली बोलूँगा ना आपको समझेगा। उसके बावजूद जब आप एग्जाम में दोगे तो ऐसा हो सकता है कि यार इसमें कौन सा आएगा, 2 करेक्ट लगेगा, तब लॉजिक लगा के करना, 100% करेक्ट आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट डिक्लाइन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स। कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म होता है, बराबर है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर्स है वो लॉन्ग टर्म होता है कि नहीं? कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है 3 साल 5 साल लगता है। एफआरए में भी किया था हम लोग ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर। पीपीएनडी भी टाइम लगता है, बट उससे कम टाइम लगता है। जो भी है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट अगर लेके आने का और डालना है कितना साल लगेगा? 1 साल में। अगर नया मैन्युफैक्चर भी करना है पूरा तो 1 साल लगेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4-5 साल लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? कंस्ट्रक्शन। उससे थोड़ा कम टाइम किस में लगेगा? प्लांट एंड इक्विपमेंट। उससे थोड़ा कम टाइम किस में लगेगा? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना है तो वो सबसे इजीएस्ट काम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% है, उसको 90% पे करना है तो लेबरर्स को डाल दो, ओटी करा दो, ओवर टाइम करा दो, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा और इन्वेंट्री का फ्लक्चुएशन सबसे जल्दी होगा ऊपर नीचे, बराबर है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे कौन सा चेंज होगा? इन्वेंट्री का फ्लक्चुएशन। उसके बाद पीपीएनडी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी कैसा दिया है? ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट डिक्लाइन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इन अ रिसेशन बिकॉज दे आर ईजियर टू कैंसिल देन लार्ज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर 5 साल का एक है, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से 2 साल 3 साल हो गया है तो तुड़वा सकते हैं क्या? नहीं। बट है ना, जब इक्विपमेंट मंगाने का है, अगर मेरे को इटली से मंगाने का है तो मैं कैपिटल कमिटमेंट देता हूँ कि भाई ये चालू करो। वो कैपिटल कमिटमेंट में एक ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर बुक रहता है जहाँ पे, और पूरा लेटर बनता है जहाँ पे हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कि भाई हम लोग नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इतना कैपिटल कमिट कर रहे हैं, और नहीं किया ना हम लोगों को एक सेट अमाउंट भरना पड़ेगा उनको। समझ में आ रहा है? अभी मुझे पता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स 4-4 इयर्स के लिए शायद लगने ही नहीं वाला है, तो इट इज़ बेटर ना फाइन दे के छोड़ दो, क्यों पूरा पैसा भरना है? समझ में आया? हाँ, मतलब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मेंटेन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं तो ख़राब ही कर देंगे क्या? मेंटेनेंस केपेक्स होता है, नहीं चांस ही नहीं है, मेंटेनेंस केपेक्स होता है। वो है ना लाइन को है ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, ठीक है? ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है, मैं इतने कंपनीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ 4 साल से, ठीक है? रिसेशन भी आया, हाँ डिप्रेशन आया तो अलग बात है, ग्रेट डिप्रेशन जैसा 1920s 30s वो अलग बात है, बट नहीं तो मेंटेनेंस केपेक्स होता है, एक्सपेंशन केपेक्स नहीं होता है, ठीक है? नहीं तो क्या लॉजिक है? मतलब आप बोल रहे हो कि अरे मतलब अभी कोई भी कंपनी ना चप्पल बनाने वाला बाटा छोड़ देगा अपना जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको ठीक ही नहीं करेगा क्या? नहीं ना, तो चलेगा ही नहीं। रिसेशन का मतलब ये नहीं कि चप्पलें बिक नहीं रही है, वो तो बिकेगा ही, मे बी कम बिकेगा, बट बेचने के लिए मेरा प्लांट तो ज़रूरत है ना मेरे को, तो मैं मेंटेन तो करूँगा ना। समझ में आ रहा है? पक्का? उसके बाद क्लियर है ना ये दोनों? एग्जाम्पल 3 कुछ है तो पूछ लेना डायरेक्ट। एग्जाम्पल 3 इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री फ्लक्चुएशन। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन है। ऑल्दो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी changes in inventory can influence economic growth measures significantly because they reflect general business segment tend to move forcefully up and down, determine the availability of goods for sale.
अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इकोनॉमी चेंजेस इन इन्वेंट्री कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखो इकोनॉमिक ग्रोथ पीक में है, ट्रफ में, वो कहाँ से समझेगा, यहाँ से समझेगा। ये जो इन्वेंट्री है वो मैं अपने हिसाब से जल्दी बढ़ा सकता हूँ एंड कम कर सकता हूँ। मैंने इसके पहले ही बोला था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के थ्रू सबसे पहले, उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट डालने के बाद मैं इन्वेंट्री बढ़ा सकता हूँ। अभी टेक्स्ट बुक इतने डेप्थ में उसका आंसर्स देता है। इसका अगर सॉल्यूशन आप देखोगे, एज स्टेटेड इन द रीडिंग इन्वेंट्री लेवल फ्लक्चुएट्स ड्रामेटिकली ओवर द बिजनेस साइकिल, बस इतना ही दिया है। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली कैसे समझना है हम लोगों को कि टेंड टू मूव फोर्सफुली अप एंड डाउन ड्यू टू द फैक्ट कि हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा कम सकते हैं, वो उसका एक्चुअल रीजन है। और अगर परसिस्ट हो रहा है तो मैं प्लान डालूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आंसर क्या आएगा, टेंड टू मूव फोर्सफुली अप एंड डाउन, अप और डाउन। सेकेंड, इन्वेंट्रीज टेंड टू राइज व्हेन व्हाट। चलो ये आप बोलो, खुद से सोचो, यहां पे यही एग्जांपल लेके सोचो। इन्वेंट्रीज कब बढ़ेगा? सोचो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इन्वेंट्रीज कब बढ़ना चालू होगा, ऐसा है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? इन्वेंट्रीज कब ज्यादा है नहीं है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ना क्या होता है ना, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ ना तो करेक्ट होगा। इन्वेंट्रीज टेंड टू राइज मतलब इन्वेंट्री आगे जाके कब बढ़ेगा, जब इन्वेंट्री अपॉन सेल्स रेशियो कम है कि इन्वेंट्री अपॉन सेल्स रेशियो ज्यादा है, कब आगे जाके बढ़ेगा इन्वेंट्री, वो है क्वेश्चन। समझा? ये क्वेश्चन नहीं है कि आज के तारीख में इन्वेंट्री ज्यादा कम किस में है, फ्यूचर टेंड टू मतलब आगे का पूछ रहे वो लोग। तो यानी कि क्या, अगर मैं ट्रफ में हूं तो क्या होगा मेरा, जब मेरा ट्रफ है तो सेल्स मेरा बढ़ना चालू होगा एंड मेरा इन्वेंट्री कम हो जाएगा। बराबर है ना? मेरा सेल्स काफी जल्दी रहेगा लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री रहेगा ही नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेंट्री मेरे को झक मारा के बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सेल्स को जो डिमांड आ रहा है उसको केटर ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? तो क्या आएगा आंसर, इन्वेंट्री सेल्स रेशियो आर लो। वहां पे लिखो कि 2 में इन्वेंट्री टेंड टू राइज मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो पूछ रहे, आज के तारीख में नहीं। आज के तारीख का रहता तो फिर क्या आता, आंसर पीक आता। समझा? मे बी उधर आपको डाउट रहेगा। क्लियर? उसके बाद थर्ड, इन्वेंट्री, ये सब ना क्वेश्चन है ना, ध्यान से रीड करो एग्जाम में, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है? जितना हार्ड लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है? थर्ड वाला, इन्वेंट्रीज विल ऑफन फॉल अर्ली इन अ रिकवरी बिकॉज ऑफ व्हाट। इन्वेंट्रीज विल ऑफन फॉल अर्ली इन द रिकवरी। जब रिकवरी पीरियड होता है, मेरा सेल्स बहुत जल्दी होगा, इन्वेंट्री मैच नहीं कर पाएगा, तो स्टार्टिंग में इन्वेंट्री गिरेगा, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ इन्वेंट्री के ग्रोथ से ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? सेल्स का ग्रोथ इन्वेंट्री ग्रोथ से ज्यादा रहेगा इसके लिए। तो आंसर क्या आएगा, सेल्स आउटस्ट्रिप्स प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इन्वेंट्री। समझा? इन्वेंट्री के अंदर सब कुछ आता है ना, रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है। समझ में आया? अभी सब रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ, कंज्यूमर बिहेवियर। ड्यूरेबल गुड्स हैव द मोस्ट प्रोनाउंस्ड सिक्लिकल बिहेवियर बिकॉज ऑफ व्हाट। अच्छा, ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब। नॉन ड्यूरेबल में खाना, फिर बाद में खाना पीना हो गया, फिर बाद में सर्विसेज में क्या आएगा, मूवीज़ में जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, बराबर, वो सर्विसेज हो गया। तो ड्यूरेबल गुड्स हैव मोस्ट प्रोनाउंस्ड सिक्लिकल बिहेवियर बिकॉज ए ना, बिकॉज दे हैव अ लॉन्गर यूजफुल लाइफ। सिंपल है ना। अगर मेरे पास, ऐसे सोचो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इकोनॉमी में, तो मैं नया गाड़ी लूँगा क्या, नहीं लूँगा ना, क्योंकि मुझे मालूम है भाई ये बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि खा लिया ख़त्म, लेना है, EMI लेना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। बराबर है? तो जब तक इनकम नहीं है उतना, या कुछ अचानक पैसा आता है, हाँ जब अचानक पैसा आता है बहुत बार ऐसे होता है। देखो अभी सब लोगों का अलग अलग होता है, बट हम लोगों को यहाँ पे जनरलाइज करके बोलना है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट जनरलाइजेशन, राइट? तो किसी को नॉर्मली आप देखोगे इंडिया में अचानक एक बड़ा पैसा आता है तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा अगर किसी का एक एक्स्ट्रा घर है, वो बेच के क्या करते हैं वो लोग, स्टॉक में नहीं डालते ज़्यादा, क्या करेंगे, बड़ा कुछ खर्चा कर देंगे, एक और घर खरीद लेंगे,
बराबर, या तो खुद का घर और बड़ा वो करेंगे, बेटर तरीके से करेंगे, या गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, है ना। तो वो चीज़ समझना है। तो फर्स्ट वाला क्या है, दे हैव अ लॉन्गर यूजफुल लाइफ। सेकेंड, परमानेंट इनकम प्रोवाइड्स अ बेटर गाइड टू व्हाट, स्पेंडिंग ऑन ड्यूरेबल गुड्स, स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज, सेविंग रेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट इनकम एंड एक वन ऑफ इनकम। अब अगेन यही मैं बोल रहा था, अगर एक वन ऑफ इनकम आता है मेरे को तो मैं ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ ना घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। परमानेंट इनकम है ना, आपका लाइफस्टाइल चेंज करता है सॉर्ट ऑफ। अगर ऐसे समझो, किसी का एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का सैलरी है 10,000 एंड किसी का सैलरी है मंथली 2 lakhs, किसी का मंथली है 10,000। जो बंदा 10,000 है मंथली, डेलिबरेटली बहुत वास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी का 10,000 मंथली है, वो डेली ऊबर से जा पाएगा, ऊबर पूल या ऊबर से भी जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। बट जिसका 2 lakhs है वो जा पाएगा। उसका परमानेंट इनकम के वजह से उसका सर्विसेज बेटर एंड रिकरिंग है। समझ में आया। तो परमानेंट इनकम रहेगा तो सर्विसेज में ज़्यादा डालेगा वो कि किस में डालेगा, सर्विसेज पे डालेगा। समझ में आया पक्का। तो आंसर क्या होएगा, बी। ऐसे सोचने का है आपको। हाँ वो तो है, बट आइडियली वही, आप 10,000 का भी एग्जाम्पल लो, वो बंदा थोड़ी गाड़ी लेगा, वो क्या करेगा, वो मे बी नॉर्मल किसी में भी जाएगा, ट्रेन में भी जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा, वो भी सर्विस ही है, बट वो उसमें डालेगा ना। अगेन किसी का अगर पैसा भी बढ़ता है वो सर्विसेज बेटर करेगा अपना। पहले वो किधर और होटल में जाता था, अभी वो कोई और होटल में जाएगा, हो सकता है, या हो सकता है वो सेम होटल में जाएगा। अभी ये आर्ग्यूएबल है क्योंकि फूड एक अलग तरीके का मोट है, वो ठीक है। उसके बाद 5th एग्जाम्पल पे आते हैं, हाउसिंग सेक्टर बिहेवियर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग इज मोर सेंसिटिव दैन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स। ये तो अभी किया था, इतना सिंपल नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी, हाउस बाइंग इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड बाय रेट ऑफ फैमिली फॉर्मेशन। बराबर है ना, फैमिली फॉर्मेशन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लोगों को घर खरीदना पड़ेगा। मैक्रो फैमिली से माइक्रो फैमिली में आ रहे। एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउसिंग प्राइजेस इंक्रीज, वो भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, सी, बोथ रेट ऑफ फैमिली फॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउसिंग प्राइस इंक्रीजेस। उसके बाद 6th वाले पे आते हैं। अगेन ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड, इम्पोर्ट्स जनरली रिस्पॉन्ड टू, यहाँ पे दिया था ना डोमेस्टिक जीडीपी, एक्सपोर्ट्स ग्लोबल जीडीपी। तो आंसर बी, पहले का आंसर सी, सेकंड का आंसर बी। ठीक है, इतना लिख लो, फिर आगे का मैं बताता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हुआ तो क्या होगा। डोमेस्टिक करेंसी अप्रिसिएशन का मतलब क्या है ना, सिंपल, इसमें 1 USD है ₹100, डेलिबरेटली ज़्यादा रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्टार्ट के टाइम पे, एंड मैं ना एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आज के तारीख में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 1 Jan, एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को $1 चाहिए। बराबर, मुझे $1 चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मेरे को पैसा एक्चुअली मिलने वाला है सपोज 28 Feb को, ठीक है। मेरे को कितना मिलेगा, मुझे तो $1 ही मिलने वाला है। लेकिन जब पहले था तब कितना था, 1 USD का कितना था, 100 रुपया। अभी जब 28 Feb को मेरे को पैसा मिल रहा है, 1 USD हो गया सपोज 50 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। मेरे को तो $1 ही मिलने वाला है, तो मेरे को तो लॉस हो गया, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था यार 100 के हिसाब से मिलने वाला है, अभी मेरे को कितना मिल रहा है, सिर्फ 50 ही मिल रहा है। बराबर, यहाँ पे मेरे को 100 मिलने वाला था, बट एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे मुझे जब $1 मिला तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करेगा तो मेरे को सिर्फ 50 मिलेगा। अभी ये चीज़ को है ना हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं फ्यूचर्स में जाके। बराबर, ये जो इधर पॉइंट है ना, ये इसको लेके नहीं है, वो किसको लेके मैं बताता हूँ। यहाँ पे तो मैंने लॉस कर दिया, बराबर। नेक्स्ट टाइम है ना 1 USD 50 ही है, नहीं इसके बाद क्या हुआ, 1 USD 50 रुपया ही है अभी। लेकिन मैं लॉस करूँगा क्या, मेरे को लग रहा है कि यार 100 रुपया तो मुझे मिलना चाहिए प्रोडक्ट के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर $1 50 है तो मैं क्या करूँगा, ये 1 USD को बढ़ा दूंगा। यहाँ पे मैं पहले सेलिंग प्राइस 1 USD रख रहा था, अभी क्या करूँगा, मैं 2 USD में बेचूंगा, सो दैट मुझे 100 रुपीज़ मिले लगभग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं $1 में बेच रहा था, अभी क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट हुआ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि $2 में मैं बेचूंगा। लेकिन अभी सामने वाले को महंगा पड़ गया ना, वो उसको पहले $1 ही देना पड़ रहा था, अभी वो क्या करेगा, $2 देगा मुझे।
तो ऑब्वियसली क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सपोर्ट्स गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों सिनेरियो है, बट इधर भी मेरा लॉस हो रहा है, इधर मेरा क्या हो जाएगा, टोटल भले मेरे को डायरेक्ट लॉस नहीं होगा बट टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स मेरा गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगेन एब्सोल्यूट नंबर में लॉस जैसा ही है। क्लियर है?